कश्मीर की जितनी घटनाएं हैं उसमें सब में हम देखते हैं कि पाकिस्तान से ही या तो आतंकवादी आते हैं या वहां से हथियार दिए जाते हैं। पंजाब की मैंने बताई 10 साल तक पूरा वहां पर जो आतंकवाद का दौर चला वो पाकिस्तान ने ही सपोर्ट किया था। बाहर भी अगर भारत के पार्लियामेंट पे हमला होता है तो जो आदमी जो वहाँ के आतंकवादी आते हैं वो पाकिस्तानी हैं ये साबित हो जाता है। 26/11 का मुंबई में अटैक होता है तो सब के सब जो हैं वो पाकिस्तानी हैं, वो पता चल जाता है। अक्षरधाम के ऊपर जो अटैक होता है वो भी पाकिस्तानी जो लोग हैं वो करने आते हैं। अब बीच में जब उरी कैंप के ऊपर हुआ उसके बाद में पुलवामा, तो हर चीज के ऊपर जो जिसका फुटप्रिंट्स हैं आतंकवाद के, वो पाकिस्तान में जाते हैं। नमस्कार। आज के अपने इस शो आज और कल में हम चर्चा करेंगे एक ऐसे देश की जो किसी कंस्ट्रक्टिव रोल के लिए जिसको बनाया नहीं गया था, एक डिस्ट्रक्टिव रोल के लिए उसका निर्माण हुआ और आज तक वो अपनी न्यूजेंस वैल्यू जो है वो सिद्ध करता जा रहा है। आप समझ गए होंगे हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान की। वैसे तो जब भारत को स्वतंत्रता मिली 1947 15 अगस्त, उसी वक्त पाकिस्तान का भी निर्माण हुआ और निर्माण उसका हुआ टू नेशन थ्योरी के आधार के ऊपर। मोहम्मद अली जिन्ना जो पाकिस्तान के प्रणेता थे, जिनको वहां पर कायदे आजम के रूप में जाना जाता है, उन्होंने कहा कि जो मुसलमान हैं भारत के, ये एक अलग राष्ट्र हैं, अलग कौम है, अलग नेशन है, तो हिंदुओं के साथ में इनका रहना जो है वो संभव नहीं है। तो इसके लिए एक अलग देश जो है वो बनाया जाना चाहिए। भारत के संदर्भ में इस देश के हमारे ऊपर क्या प्रभाव या क्या कुप्रभाव पड़े, उसकी चर्चा करेंगे आज के सेशन में। और फिर दूसरे सेशन में ये देश की आंतरिक समस्याएं और क्या कारण है कि ये पूरी दुनिया के लिए मुसीबत बना है और आने वाले समय में बहुत बड़ी मुसीबत ये बनेगा, वो दूसरे सेशन में चर्चा करेंगे। अब एक ही संस्कृति, एक ही भाषा, संस्कृति के जितने भी आयाम होते हैं उनमें से केवल, क्योंकि जो पूजा पद्धति है वो तो एक छोटा सा आयाम है, बाकी सारे जो आयाम हैं उनमें से क्या होता है कि भाषा क्या है, वेशभूषा क्या है, खान पान क्या है, गीत संगीत क्या है, ये सारे एक संस्कृति के अंग होते हैं। तो एक ही संस्कृति का अंग होने के बावजूद भी भारत माता का एक जो है अंग है उसको अलग काट करके कर दिया गया पाकिस्तान के रूप में। उसका संदर्भ ये है कि जिस मजहब को पाकिस्तान, जिस मजहब के आधार के ऊपर उसको नींव जो है वो बनाई गई, इस्लाम के आधार के ऊपर, उसको आज भी इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है। उसमें एक जो उनका कॉन्सेप्ट है दारुल इस्लाम का, दारुल इस्लाम जो है यही कॉन्सेप्ट था बेसिकली पाकिस्तान बनने का। क्योंकि उसमें हर मुसलमान को जब मजहबी उनको तालीम दी जाती है तो कहा जाता है कि आपका जिंदगी का जो एक सबसे बड़ा जो परम उद्देश्य है वो जिस मुल्क में भी आप रहते हो उसको दारुल इस्लाम बनाने का। तो उस वक्त की जो मुस्लिम लीडरशिप थी उनको लगा कि क्योंकि पूरी दुनिया में उस वक्त कॉलोनियलिज्म खत्म हो रहा था और धीरे धीरे करके जो है कॉलोनियलिज्म की जगह पे लोकतांत्रिक जो व्यवस्थाएं वो बन रही थी। तो भारत जब स्वतंत्र होगा तो बात तय थी कि यहाँ पर डेमोक्रेटिक सिस्टम ही आएगा और डेमोक्रेटिक सिस्टम में लोगों की अपनी इच्छा के आधार के ऊपर सरकारें बनती हैं। तो उस वक्त के जो मुस्लिम जो नेशन के प्रणेता थे उनको ये बात का लगा कि भारत में उस समय अनडिवाइडेड इंडिया में हिंदुओं का बहुत ज़्यादा बहुसंख्या है, तो दारुल इस्लाम का ख्वाब उनका यहाँ पर जो है वो पूरा होगा नहीं। इसके लिए पाकिस्तान इस्लामिक रिपब्लिक मजहब के आधार के ऊपर जो ये देश बनाया गया, ये अपनी पूरी जो चिरंतन काल से, सनातन काल से जो अपनी संस्कृति है उससे इसको अलग कर दिया गया।
पाकिस्तान के इतिहास की पुस्तकें यदि हम पढ़ते हैं तो उसमें बच्चों को ये नहीं बताया जाता कि पाकिस्तान का जो शब्द है वो सबसे पहले 1933 में एक चौधरी रहमत अली थे, ये इंग्लैंड में पढ़ते थे, और गोलमेज कॉन्फ्रेंस के दरमियान इन्होंने कुछ पैम्फलेट छापे और वो पैम्फलेट पे डिमांड की कि हमें अलग से एक पाकिस्तान चाहिए। तो पहली दफा जो पाकिस्तान शब्द है वो अस्तित्व में आया 1933 में। जबकि पाकिस्तान के इतिहास की पुस्तकों में यह बताया जाता है कि जो पाकिस्तान है उसका निर्माण 712 एडी में हो गया था, जब मोहम्मद बिन कासिम, एक अरब ने सिंध प्रांत के ऊपर, जो पाकिस्तान का सिंध प्रांत है, वहां पर आक्रमण किया था। तो पाकिस्तान का सिद्धांत, उनका तात्पर्य है कि उसी समय शुरू हो गया था। अब वो प्रदेश जहां पर संस्कृति ने अपना, जो इस वक्त हमारी सनातन संस्कृति है उसके जन्म में बहुत बड़ा जिसका हिस्सा रहा हो, हम सब ने सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में सुना है, सरस्वती घाटी की सभ्यता के बारे में सुना है। इसके अलावा जिस बात की बहुत ज्यादा जो है वो पब्लिक डोमेन में नहीं है, वो एक बख्शू नदी। बख्शू नदी भी जो है, ये इसकी भी सभ्यता जो थी, ये वैदिक और सनातन सभ्यता के साथ में ही इसका संबंध है। आज इस बख्शू नदी को अफगानिस्तान में अमू दरिया के नाम से जाना जाता है। इसके भी इर्द गिर्द रहने वाले जो भी लोग थे, जिस प्रकार से सिंधु नदी के आसपास में रहने वाले, सरस्वती नदी के आसपास में रहने वाले, जो वो सभ्यताएं का जो विकास हुआ, जो दुनिया की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है, ये सारी सभ्यताओं का जो सामूहिक विकास था, वो उसका भौगोलिक दृष्टि से आज के पाकिस्तान में वो जगह है। सिंधु नदी तो पूरी की पूरी पाकिस्तान में से ही होकर के बहती है। तो अपनी इस सभ्यता से अपना नाता तोड़ते हुए एक मजहब के आधार के ऊपर एक देश का जो निर्माण हुआ, टू नेशन थ्योरी के आधार के ऊपर उस देश का निर्माण हुआ। जो उस समय के हमारे शैक्षणिक और ज्ञान के मापदंड थे, उनमें से हम सब ने सुना हुआ है कि दुनिया के प्राचीनतम विश्वविद्यालयों में एक विश्वविद्यालय जो है वो, बल्कि सबसे ज्यादा प्राचीनतम जो था, वो तक्षशिला था। तक्षशिला जो है आज पाकिस्तान की जो इस्लामाबाद वहाँ की राजधानी है, वहां से कुछ ही किलोमीटर दूर है। और वो जगह के ऊपर जो विश्वविद्यालय था, उसमें एक समय के ऊपर 10,000 विद्यार्थी आकर के शिक्षा ग्रहण किया करते थे। और उसकी जो फैकल्टी थी, उसमें से जो नाम है, वो नाम महान नाम चाणक्य, जो जिसका अर्थशास्त्र आज तक दुनिया में लोग पढ़ते हैं, उसी में पाणिनि जो थे वो अध्यापन का कार्य करते थे। वो पाणिनि जिन्होंने संस्कृत भाषा को जो है वो व्याकरणबद्ध किया। योग ऋषि पतंजलि उस स्थान पर अध्यापन का कार्य करते रहे। ऐसे ऐसे महान वहां पर जो है वो वहां के जो आचार्य थे, और उनके साथ में पाकिस्तान अपना संबंध स्थापित नहीं करता। जो उसके पूर्वज थे, वो पूर्वज जिन्होंने उस धरती को, उस संस्कृति को पुष्पित पल्लवित किया, उससे वो अपना नाता तोड़ के रखता है। तो अपनी जो जड़, अपना मूल, जिसको विकास करने में हजारों साल लग गए, उसके साथ में उन्होंने अपना नाता एक झटके में तोड़ दिया और केवल एक पूजा पद्धति के आधार के ऊपर एक देश का निर्माण किया। और अगर हम देखें, वो अपना पूर्वज, अपने जो उनके जो आइडल्स हैं, वो किनको मानते हैं? वो मानते हैं उन लोगों को जिन्होंने पाकिस्तान के ऊपर आक्रमण किया, और वहां पर पाकिस्तान मतलब उस समय के अविभाजित भारत के ऊपर जिन्होंने आक्रमण किया था। और उनमें से उनका जो एटॉमिक, उनका जो पूरा आर्सेनल है और उनके जो डिलीवरी मैकेनिज्म है, जो उनके रॉकेट्स हैं, उनके सारे नाम जो हैं वो आक्रमणकारियों के ऊपर रखे हुए हैं। तो अब जैसे वो वहां पर मोहम्मद बिन कासिम, जिसने अरब से आकर के वहां राजा दाहिर, जो वहां का उस राजा था, जो अपने स्थान का, अपनी प्रजा का रक्षा करते हुए जो वहां पर मारा गया मोहम्मद बिन कासिम के हाथों, राजा दाहिर को अपना हीरो नहीं मानते। वो हीरो मानते हैं मोहम्मद बिन कासिम को, जो आक्रमणकारी था। वो हीरो मानते हैं गजनवी को, वो मानते हैं गौरी को, वो मानते हैं बाबर को, वो मानते हैं अहमद शाह अब्दाली को। इसके लिए उनके जितने भी अपने ये प्रक्षेपास्त्र हैं, जो भी उनके रॉकेट्स हैं,
उनके नाम इन सब आक्रमणकारियों के ऊपर लिखे गए हैं। तो जो देश अपने ऊपर हमलावर जो हैं उनको अपना हीरो मानता हो, उस देश की संस्कृति का क्या हाल हुआ होगा उसके बारे में हम जो है वो अंदाजा लगा सकते हैं। और भारत के साथ में मूल रूप से उनकी शत्रुता का कारण भी यही है। यहाँ से बड़े लोग जाते हैं पाकिस्तान में तो जाकर के हैरान होते हैं, जो पहले बहुत आना जाना रहता था वो कहते थे कि हमें तो देखो भाषा वही है, कि यहाँ से पंजाबी जाता था तो वो कहता था लाहौर में और गुजरांवाला में और बाकी के जितने हैं ये सियालकोट में बोलते हैं, हमें तो फर्क ही दिखता नहीं है, उनकी भाषा हमारी भाषा सेम है, खाना पीना में कोई फर्क नहीं है, वेशभूषा में कोई फर्क नहीं है, गीत संगीत आज भी भारत का ही, जो यहाँ से हमारे यहाँ पर गीत बनते हैं वो वहाँ आज भी वहां पर उनके कार्यक्रम में बजते हैं, संगीत वही है। और हर किसी चीज में एक पूजा पद्धति जो है उसके आधार के ऊपर वो देश बना, और आज तक नफरत जो है वो भारत के साथ में पाल रहा है। तो हमारे साथ में जो एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में उनका क्या क्या, किस सन में क्या क्या हुआ उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। कि सबसे पहले तो जब 1946 आने तक जिन्ना को ये बात का जो है वो वायदा नहीं मिल रहा था कि भी पाकिस्तान बनेगा कि नहीं बनेगा, क्योंकि वो डिमांड डाल के उसने ब्रिटिश के सामने रखी थी, और उसका विरोध उसमें भारत का जो नेतृत्व था कांग्रेस पार्टी का वो भी विरोध कर रहा था, और अंग्रेज भी उस वक्त कोई इतनी उन्होंने इच्छा शक्ति जाहिर नहीं करी थी कि वो पाकिस्तान जो है एक अलग स्वतंत्र देश के बारे में बनाएंगे। तो 1946 में मोहम्मद अली जिन्ना ने एक डायरेक्ट एक्शन शुरू करवाया। वो डायरेक्ट एक्शन जो ये था कि हम डायरेक्ट जो है वो ग्राउंड लेवल के ऊपर हिंसा का प्रयोग करके जो है वो ये इनको जो सरकार है उसको हम फोर्स करेंगे कि पाकिस्तान जो है उसका ये लोग एक्सेप्ट करें कि ये देश जो है भारत की स्वतंत्रता जब भारत को मिलेगी तो उसमें देश अलग बनाया जाएगा। और 1946 में जो डायरेक्ट एक्शन हुआ उसमें उस समय क्या था कि पश्चिम जो भारत का प्रदेश था उसमें जो सरकार थी उस समय यूनियन पार्टी की सरकार थी जो लगभग सेकुलर थी। हालांकि भारत के पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो पंजाब और सिंध का जो इलाका था जो आज पाकिस्तान में चला गया, वहां पर मुसलमान की मेजोरिटी थी, लेकिन वो लोग इस पक्ष में नहीं थे, लेकिन उन्होंने एक जो है न्यूट्रल सरकार थी यूनियन पार्टी की उसको ही उन्होंने वहां रखा। लेकिन पश्चिम जो पूर्वी क्षेत्र था जो वहां पर आज बांग्लादेश है या उस वक्त का जो अविभाजित बंगाल था, वहां पर अपना जो सरकार थी मुस्लिम लीग की थी, उसका जो मुख्यमंत्री था वो था सूहरावर्दी। सूहरावर्दी के साथ में मिलकर के इन्होंने जो डायरेक्ट एक्शन वहां पर लॉन्च किया वो उसमें हजारों हिंदुओं को जो है वो मार दिया गया, हजारों जो हमारी माताएं बहनें थी उनका अस्तित्व जो है वहां पर उन्होंने जो भंग किया, और लाखों करोड़ों रुपए की जो प्रॉपर्टी थी हिंदुओं की वो जला दी गई, सिर्फ ये प्रूव करने के लिए कि हमें अलग देश की मांग करो, नहीं तो हम हैं वो जहां जहां पर भारत में इनके मजहब के लोग हैं वो फोर्सिबली अलग देश की मांग करेंगे मार काट करके। ये उस बात का डायरेक्ट एक्शन का एक संदेश था। खैर 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिली, उसके साथ में ही पाकिस्तान का एक अलग देश के रूप में निर्माण हुआ। हमारी जो दिशा थी वो हमारी सांस्कृतिक मूल्यों के आधार के ऊपर थी। हम सदैव से जो भारत है ये लोकतांत्रिक मूल्यों के ऊपर ही चलने वाला जो देश था, और लोकतांत्रिक मूल्यों को ही सामने रख करके हमारी संविधान की रचना भी हुई। और ये देश क्योंकि बना था एक मजहब के आधार के ऊपर, तो इसकी जो संविधान की रचना भी हुई उसमें भी मजहब को आगे लेकर आया गया। और इसी कारण हम देखते हैं कि 15 अगस्त 1947 को भारत विभाजन होता है, दो देशों का निर्माण होता है, लेकिन हमारी दिशा आज पूरे विश्व के सामने स्पष्ट है। हम सह अस्तित्व में यकीन करने वाले लोग हैं, को एग्जिस्टेंस में वसुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनो की बात करते हैं। और पाकिस्तान जो है जो अपने सांस्कृतिक मूल्यों को, जैसे मैंने पीछे बताया कि अपने पूर्वजों से उसने अलग कर दिया, अपने आप को हमलावरों के साथ में जोड़ दिया, आज उसका दिशा क्या है। और वहां पर हम दुनिया के टॉप के जो है वो मार्गदर्शन करने वाले सीईओ पैदा कर रहे हैं और वहां से आतंकवादी पैदा होते हैं। ये हमारी जो है हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता दुनिया के सामने स्पष्ट
हो गई है। 1947 में जब अपना देश आजाद हुआ तो 568 अलग अलग जो रियासतें थी उनका विलय हुआ भारत में। सभी रियासतों का थोड़ा बहुत किसी का अपना अपना चलता था, जैसे कभी भोपाल के नवाब ने अपना अलग राग अलापा, जूनागढ़ वालों ने कभी अलापा, कभी दक्षिण में ट्रेवनकोर का भी, लेकिन सब, और हैदराबाद का भी हुआ। ये सब के सब जो है ये सरदार पटेल ने किसी लोगों के उनके साथ में विमर्श करके जो अपना इस समय हमारे सामने भारत का भूगोल उपस्थित है उसमें सबका बहुत शांति से विलय हो गया। कश्मीर के जो राजा थे, राजा हरि सिंह, वो भी विचार कर रहे थे। उन्होंने कहा जब तक कि इसकी जो लीगैलिटी है पूरी नहीं होती है तो उस वक्त हम तब तक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट करेंगे पाकिस्तान के साथ में। पाकिस्तान ने स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट किया, लेकिन उसी स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट की वायोलेशन करते हुए कश्मीर, जो जम्मू कश्मीर का पूरा हिस्सा है, उसके ऊपर उन्होंने अपने सेना के साथ में वहां के कुछ ट्राइबल्स को मिला करके, कबायली जो थे अफरीदी ट्राइब के, उनको मिला करके वहां पर आक्रमण कर दिया। उस वक्त जब महाराजा ने तुरंत वो विलय की जो बात चल रही थी तो उन्होंने कहा मैं तुरंत इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करता हूं, और 26 अक्टूबर 1947 को जो हमारा विलय पत्र है महाराजा के साथ साइन हुआ, और तुरंत भारत ने वहां पर अपनी सेना भेजी, ये कबायली और जो पाकिस्तान की सेना थी उनको वहां से निकालने के लिए। अब क्या होता है कि उस वक्त के हमारे सेना नायकों ने जो थे, सेनाध्यक्ष थे, उन्होंने कहा था हमारी जो राजनीतिक नेतृत्व है उसको कि आप हमें आज्ञा दीजिए, हम पूरे का पूरा जितना हमारा क्षेत्र पाकिस्तान के आधिपत्य में है वो हम निकाल लेंगे। उस वक्त की वस्तु स्थिति लगभग ये थी कि जो पाकिस्तान की जो सेना है, श्रीनगर के शहर के उत्तर में एक बस स्टैंड है बटमालू, वहां तक वो पहुंच चुके थे। लेकिन जैसे ही भारतीय सेना वहां गई, उन्होंने उनको धकेलते धकेलते जो आज का जो एलओसी है उसके पार उनको खदेड़ दिया, और अपना उन्होंने जो इलाका आज पाकिस्तान के पास है, जो जम्मू से सटी हुई पूरी सीमा जाती है, जिसके आगे मीरपुर आ जाता है, पुंछ है, सुरनकोट आता है, उसके ऊपर आगे हम जाते हैं तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जिसको कहा जाता है, उसमें मुजफ्फराबाद है, और बाद में बहुत बड़ा क्षेत्र गिलगित हुंजा बाल्टिस्तान का भी है। अब गिलगित के एजेंसी के भीतर में महाराजा हरि सिंह के जो अपना एक गैरिसन थी, उसके ब्रिगेडियर गंसारा सिंह थे, उनकी हत्या जो है वो करवा दी जाती है। और एक, क्योंकि उस वक्त हमारी जो है आर्मी की कमांड अलग हो चुकी थी, लेकिन पाकिस्तान की जो आर्मी कमांड थी वो ब्रिटिश के अंडर ही थी, और उन्होंने वहां पर उनका मेजर ब्राउन जो तैनात था, मेजर ब्राउन के ने जो है वो षड्यंत्र रच करके वो पूरा गिलगित हुंजा बाल्टिस्तान का क्षेत्र जो है वहां से उसके ऊपर कब्जा रखा, और बाद में पाकिस्तान ने उसको अपना जो सर्वोच्च सम्मान है सितारे इम्तियाज वो दिया, और ब्रिटिश कॉन्स्पिरेसी थी, उन्होंने बाद में उसको मेंबर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर का भी जो है तमगा मेजर ब्राउन को दिया था। तो इस तरह से एक षड्यंत्र करके भारत का बहुत बड़ा भूभाग जो है वो पाकिस्तान ने अपने आधिपत्य में रखा। हम चाहते, हमारी सेना उस वक्त तैयार थी, हम इसको वापस 1947-48 के युद्ध में ही ले सकते थे, लेकिन हमारे राजनीतिक नेतृत्व ने एक बहुत बड़ी गलती की, वो यूएन में चले गए, और यूएन ने, क्योंकि उस वक्त यूएन में जो डोमिनेशन थी वो डोमिनेशन उन देशों की थी जो चाहते थे कि पाकिस्तान जो है वो उसका हम फेवर करें, क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर ही जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सोवियत रशिया, बीच में खाली एक अफगानिस्तान आता था, और ये जगह से उनको द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में खतरा था यूएसएसआर से। तो वो एक ऐसा देश वहां बनाना चाहते थे जो एक यूएसएसआर के खतरे को, उसके चैलेंज को वहां पर न्यूट्रलाइज करता रहे। तो इसके लिए उन्होंने उसके फेवर में, पाकिस्तान के फेवर में उस समय यूएन ने जो है अपने रेजोल्यूशंस किए, लेकिन पाकिस्तान को कहा कि आप ये जगह वेकेट करो, तो उन्होंने जगह वो वेकेट की नहीं, तो रेजोल्यूशन वैसे ही निरस्त उस समय हो जाते हैं। तो 1940 पहला जो हमारा उनके साथ में एक जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ
वो 1947-48 में जब उन्होंने सेना भेजी, और बाकी के कुछ जो क्षेत्र हम ले सकते थे वापस नहीं ले सके हमारे राजनीतिक जो है वो निर्णयों के कारण से। ये होते होते पाकिस्तान में जो है वो पहले तो सिविलियन उनकी सरकार थी, लेकिन उनके तो ब्लड में नहीं है, क्योंकि जो जिस पैटर्न को वो फॉलो करते हैं वो पैटर्न है पावर पैटर्न। उसमें पावर, जिसके हाथ में पावर है वही जो है वो सत्ता के ऊपर चलेगा। लोकतांत्रिक मूल्यों के ऊपर उनका यकीन है नहीं है। तो पाकिस्तान के पहले जो प्राइम मिनिस्टर थे लियाकत अली खान, उनकी हत्या 1951 में कर दी जाती है, और पाकिस्तान का पूरा जो है वो एक रोड मैप है वो बड़ा डिस्टर्ब चलता है। 1958 में जनरल अयूब खान, जो आर्मी के उस वक्त अध्यक्ष, सेनाध्यक्ष थे, वो वहां पर कू करते हैं और पाकिस्तान की सिविलियन सरकार वहां से निकल जाती है। और ये पाकिस्तान के पिछले 74 साल के इतिहास में आधा समय वहां पर जो है वो आर्मी की हुकूमत पूरी तरह से, और बाकी की आधा समय पे क्वैसी आर्मी जो है वो उनका रिजीम चलता रहा है, कि जब सिविलियन भी होते हैं तो उस वक्त भी सिविलियन सरकार जो है वो केवल एक म्यूनिसिपैलिटी के जो रोल्स हैं वही अदा करती है। बाकी के सारे फॉरेन पॉलिसी हो गई, डिफेंस हो गई, वो सारा के सारा तय वहां आर्मी करती है। लेकिन आधे समय में तो पूरी की पूरी एडमिनिस्ट्रेशन ही आर्मी के हाथ में रही। जैसे 1958 में अयूब खान जो आए, और उसके बाद में वो 1969 तक उनकी हुकूमत रही। 1969 में जो उन्होंने सत्ता दी वो दी उन्होंने जनरल याहिया खान को। 1969 से लेकर के 1971 बांग्लादेश बनने तक याहिया खान रहे। वापिस 72 से लेकर के 77 तक वहां सिविलियन सरकार रही, 5-6 साल तक इनकी अपना जुल्फिकार अली भुट्टो की। और 77 में वापस से कू होती है और वहां पर जनरल जिया आ जाते हैं। 1977 से लेकर के 1989 तक जनरल जिया वहां पर रहते हैं। 89 से लेकर के वापस 1999 तक खिचड़ी चलती है सिविलियन सरकारों की। 99 में वापस से वहां पर परवेज मुशर्रफ कू करते हैं और 2008 तक चलते हैं। इस तरह से पूरा उनका जो एक राजनीतिक इतिहास रहा है वो आर्मी कि कू के, और मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, और वही मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं वो अपने आप को प्रेसिडेंट बना रहे हैं, सीईओ बना रहे हैं, इस टाइप के उनका चलता आ रहा है। कोई उनका लोकतंत्र का बिल्कुल भी उसमें, और जो यहाँ जैसे मैंने बताया कि थोड़ी बहुत ही सरकारें चलती थी, तो उसके ऊपर अभी पिछले कुछ समय तो उनकी पूरी फॉरेन पॉलिसी जो है वो रावलपिंडी में जो हेडक्वार्टर है आर्मी का उसी में से तय होती है। तो ये सारी चीजें जो हैं ये पाकिस्तान की चलती रही। हमारे साथ में उनके काफी समझौते हुए पाकिस्तान के। अब लेकिन कोई भी एक समझौता ऐसा नहीं है जिसके ऊपर पाकिस्तान जो है वो कायम रहा। एक ही समझौता था जो इंडस वाटर ट्रीटी थी, जिसके ऊपर पाकिस्तान कायम रहा, क्योंकि उसके बगैर उसका गुजारा नहीं है। इंडस वाटर ट्रीटी के बगैर में जो इंडस वाटर जो सिस्टम है, रिवर सिस्टम है, उसमें सिंधु नदी जो उसकी जो ट्रिब्यूटरीज बाकी आती हैं, अगर उत्तर से हम शुरू होते हैं तो झेलम आती है, चिनाब आती है, रावी आती है, सतलुज है, ब्यास है। ये सारी नदियां जो है ये ट्रिब्यूटरीज हैं इंडस नदी की। तो क्योंकि इनका सबका उद्गम स्थल जो है वो भारत में है, और लोअर राइपेरियन स्टेट जो है, जो पाकिस्तान बना, वो लोअर राइपेरियन स्टेट थी। और पाकिस्तान तब तक, जब तक ये इंडस वाटर ट्रीटी साइन नहीं हुई, तब तक इस बात के ऊपर कोई नुएंसिस जो है वो तय नहीं हुए थे कि कितना पानी पाकिस्तान के हिस्से में जाएगा, कौन सी नदी का जाएगा, और हमारे पास कौन सी नदी का आएगा और कितना आएगा। तो उसमें ये तय हुआ कि जो उत्तर की नदियां हैं, जैसे इंडस है, ये तो तिब्बत से निकलती हुई लद्दाख के प्रदेश से होती हुई ये सीधा पाकिस्तान के क्षेत्र में जाती है। तो इसका तो पूरा पानी लगभग लगभग पाकिस्तान के पास ही था। लेकिन झेलम, चिनाब, ये नदियों का 20% पानी भारत के काम आएगा और बाकी का पाकिस्तान के हिस्से जाएगा। और नीचे की जो 3 नदियां थी, रावी, ब्यास और सतलुज, इसका 100% भारत के पास में पानी रहेगा। लेकिन कितनी हमारी अपनी गलतियों की वजह से कि जो 20% पानी झेलम और चिनाब का भी जो हमें मिलना था, वो हम उसको पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं कर पाए। और रावी, सतलुज और ब्यास, इसका पानी भी जो 100% हमारे भाग का था, वो पानी भी हम
पूरी तरह कितना पानी जो है वो पाकिस्तान चला जाता है, तो उसको भी पूरी तरह से हम जो है कैनाल सिस्टम के द्वारा यूज नहीं कर सके। तो ये एक जो है हमको बहुत बड़ा फील्ड है जिसके ऊपर हमारे जो प्लानर्स हैं उनको देखना चाहिए। और क्योंकि पानी आने वाले समय में पानी की और ज्यादा शॉर्टेज होने वाली है, तो जो पानी हमारा है वो पाकिस्तान के हिस्से में ना जाए, उसके ऊपर ध्यान देने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। बाकी की जो समझौते हमारे साथ, उनके साथ में 1965 के युद्ध के बाद 1966 में ताशकंद का जो हुआ समझौता, उसके ऊपर भी वो पूरी तरह कायम नहीं। उसके बाद में 1972 में शिमला एग्रीमेंट हमारा उनके साथ होता है, शिमला एग्रीमेंट की बार बार वायोलेशन वो करते रहे। उसके बाद में जब 1999 में फरवरी में वाजपेयी जी जाते हैं, लाहौर जो है वो समझौता होता है, उसके ऊपर भी कोई नहीं, क्योंकि वो एक साइड में समझौता होता है, दूसरी साइड में पीठ पे छुरा घोंपना शुरू कर देते हैं। तो किसी भी जो है वो ट्रीटी के ऊपर पाकिस्तान खड़ा नहीं रहा, केवल एक इंडस वाटर ट्रीटी, क्योंकि उसके बगैर, पानी के बगैर उनका गुजारा नहीं, और उनके फेवर में थी वो, तो उसके ऊपर वो कायम रहते हैं। अब सबसे बड़ा जो उन्होंने एक बखेरा खड़ा कर रखा है भारत के संदर्भ में, वो बखेरा है कश्मीर का। कश्मीर बड़ा एक क्लियर कट केस है, उसमें किसी प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। भारत, जब मैंने बताया कि स्वतंत्र हुआ, 568 प्रिंसली स्टेट थी, हर स्टेट ने अपना तय किया कि मुझे उनके उनके हिस्से में, मान लीजिए जो है वो बहावलपुर स्टेट थी, तो जोग्राफिकली वहां थी, तो वहां चली गई। और अपने यहाँ पर जब तय हो गया, महाराजा हरि सिंह ने कहा कि मेरा भविष्य भारत के साथ में है, तो उन्होंने हमारे साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर लिया। और ऐसी बात नहीं है, उस समय जो वहां के अवाम के भी जो लीडर थे कश्मीर के, उन सब ने कहा कि नहीं, हम तो भारत के साथ में रहेंगे, क्योंकि मजहब जो है पाकिस्तान का जो एक नैरेटिव है वो ये है, क्योंकि कश्मीर, पूरे जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में केवल कश्मीर घाटी ऐसी है जो मुस्लिम बाहुल्य है, और वो क्योंकि वहां पर बहुसंख्या मुसलमानों की है, ये पाकिस्तान में आना चाहिए। ये एक नैरेटिव को चल करके पिछले 74 साल से भारत को भी वो देश तंग कर रहा है, और अपना तो उसने जो बुरा हाल करना था वो करा ही है। क्योंकि आज भी, अगर कम शब्दों में बताऊंगा, उनकी जीडीपी का सबसे बड़ा हिस्सा जो है डिफेंस में जाता है, और अगर हमारे साथ में वो शांति में रहें तो उनको इतना बड़ा डिफेंस में खर्चा करने की कोई जरूरत है ही नहीं। आज जो देश बैंकरप्ट होने जा रहा है, आज भी उसको, उसके यहाँ पर शिक्षा के लिए पैसा हो ना हो, स्वास्थ्य के लिए हो ना हो, इंफ्रा के लिए हो ना हो, लेकिन उसको डिफेंस के ऊपर पैसा खर्चा करना पड़ता है, क्योंकि उसने एक दुश्मनी निभानी है भारत के साथ में। जबकि कश्मीर का मैंने बताया, लीगल देख लें स्टेटस, सांस्कृतिक स्टेटस देख लें, कोई भी देख लें, वो भारत का एक अविभाज्य अभिन्न अंग है। और उसी को एक राग अलापते हुए हमेशा वो जो है भारत के साथ में शत्रुता निभाते रहते हैं। 1948 का मैंने आपको उदाहरण दिया। उसके बाद में 1965 में क्या हुआ कि भारत में उस वक्त कुछ दैव योग से अकाल की परिस्थिति चल रही थी, दुर्भिक्ष था, फसलें जो है वो अनाज की बहुत जबरदस्त कमी आ गई, और उस वक्त भारत जो है वो काफी एक आर्थिक रूप से भी कमजोरी में था। और पाकिस्तान को जो है वो हथियार दिए गए बहुत ज्यादा। उस वक्त यूएसए में लिंडन जॉनसन की एडमिनिस्ट्रेशन थी। जॉनसन ने पाकिस्तान को जो उस वक्त के लेटेस्ट वेपनरी थी वो उन्होंने प्रोवाइड करी। सेवर जेट्स जो हैं उस वक्त के लेटेस्ट जो फाइटर प्लेन थे वो दिए गए, और पैटर्न टैंक्स लेटेस्ट जो है उनको टैंक्स उनको प्रोवाइड किए गए। अब कहा तो ये जाता था कि ये यूएसएसआर के सामने इनको हमने मजबूत करना है, लेकिन ये दोनों चीजों का उसके यूएसएसआर के साथ में किसी का संबंध नहीं था, और जैसा प्रत्याशित था वैसा ही हुआ। पाकिस्तान ने देखा कि इधर भारत इस समय कमजोर हालत में चल रहा है। 1962 में जो युद्ध हमारा चीन के साथ में हुआ था, उसके बाद में कुछ मोरल भी डाउन था, और ये दोनों तीनों बातें, और पाकिस्तान के पास में लेटेस्ट वेपनरी आ गई, तो उन्होंने मिस एडवेंचर भारत के सामने करना शुरू कर दिया। सबसे पहले अप्रैल 1965 में जो अपना रन ऑफ कच्छ का क्षेत्र है, तो रन ऑफ कच्छ के क्षेत्र में ये अपने इन्होंने कुछ ब्रिगेड्स को अंदर भेजा। उस वक्त क्या था कि बीएसएफ से पहले सीआरपीएफ हुआ करती थी, तो सीआरपीएफ की कुछ चौकियां थी जिनको इन्होंने
सीआरपीएफ को पीछे हटना पड़ा। शास्त्री जी हमारे प्रधानमंत्री थे, तो बातचीत हुई, जो क्षेत्र में पाकिस्तान अंदर आ गया था वहां से ये पहले बाहर निकले नहीं। तो उस वक्त इनको ये लगा कि देखो, हमने जिसको कहते हैं ना कि टेस्टिंग द वाटर, इन्होंने कच्छ में इनकर्शन करके एक वाटर टेस्ट किया था। उनको ऐसा लगने लगा कि शायद हमारी राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं है, और यदि वो हमारे ऊपर युद्ध थोपते हैं तो हम शायद जो है वो कम कर जाएं और पाकिस्तान जो है आराम से कश्मीर ले जाए। तो ये इसकी पृष्ठभूमि थी। और उन्होंने क्या करना कि एक प्लान बनाई, उसको नाम दिया ऑपरेशन जिब्राल्टर। ऑपरेशन जिब्राल्टर जो था, उसमें इन्होंने कश्मीर में अपने कुछ सैनिक जो है वो मुफ्ती में भेजे, और कश्मीर के अंदर आकर के उन्होंने जो है कोशिश की कि भाई हम यहाँ पर जो है अंदर जो सिविलियंस को मिलाकर के साथ में, तो अंदर से आंतरिक रूप से एक विद्रोह पैदा करेंगे, और जब स्थिति सही हो जाएगी तब फिर पाकिस्तान हमला करके कश्मीर को अलग कर देगा। तो अभी जब ये पाकिस्तान के सैनिक जो कश्मीर घाटी के भीतर आकर के उपद्रव करने की योजना कर रहे थे, तो एक बात जो है ये बड़ी इंटरेस्टिंग है कि कश्मीरी उस वक्त जो घाटी के भीतर के भी जो लोग थे, उन्होंने उनको पकड़वाया। उन्होंने उनको पकड़ करके जो भारतीय सेना थी उसके पास लेकर आए और कहा, देखो ये बाहर से पाकिस्तान से आकर के हमारे यहाँ पर उपद्रव करने की कोशिश कर रहे हैं। और वो ऑपरेशन जिब्राल्टर जो था पाकिस्तान का फेल हो गया। फिर उन्होंने ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम शुरू किया कि जो जम्मू से ऊपर अखनूर का हमारा सेक्टर है, उसमें इन्होंने अपने 2 डिवीजन पाकिस्तान ने लगा दी भारत के अंदर आने के लिए। और उनका उस वक्त योजना ये थी कि छंब जौड़ियां करके जो सेक्टर था वहां से अंदर आते हुए अखनूर के आगे जो ब्रिज है वो काट देंगे, तो भारत की जो सप्लाई लाइन है रेस्ट ऑफ इंडिया विद स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वो कट जाएगी। और वो कटने के बाद में हम जम्मू कश्मीर को पूरे का पूरा पाकिस्तान में ले जाएंगे। वहां पर हमारी सेना ने इनका पूरा जो है वो विरोध किया, लेकिन ये अंदर आ रहे थे क्योंकि उस वक्त स्ट्रेटेजिकली इनकी जो पोजीशन थी उस वक्त ये ऊंचाई पे थे, तो इनकी बेटर थी। और एक निर्णय लिया उस समय भारत के जो प्रधानमंत्री थे, बड़े वीर योद्धा लाल बहादुर शास्त्री जी ने, इंटरनल जो उस वक्त हमारा समस्या चल रही थी अनाज की, और एक्सटर्नल चल रही थी जो पाकिस्तान ने युद्ध हमारे पे थोपा था, जय जवान जय किसान का नारा दिया। और भारत की प्रजा ने उस वीर योद्धा के इस दिए हुए नारे पे चलते हुए इंटरनली जो है वो भी अपने आप को संभाला, और एक्सटर्नली जब इनका यहाँ पर आक्रमण हुआ तो पूरे भारत उस समय जो था, उस वक्त करीबन 50-55 करोड़ की जनसंख्या थी भारत की, पूरे का पूरा भारत जो है साथ में खड़ा हुआ। और उसको देखते हुए हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो इंटरनेशनल बॉर्डर था वो खोल दिया। लाहौर सेक्टर में हमारी सेना जो है लाहौर तक पहुंच गई, और सियालकोट सेक्टर में सियालकोट के बाद चविंडा करके जो स्थान है वहां तक हमारी सेना जो पहुंच गई। और अयूब खान जो था वो उस वक्त 2 बातें उसके दिमाग, एक तो जुल्फिकार अली भुट्टो जो उसका एडवाइजर था, उसको उसने बुलाया, उसको कहा कि तुमने तो कहा था कि भैया ये तो खाली कश्मीर तक की जंग जो है ये सीमित रहेगी, ये तो इन्होंने इंटरनेशनल बॉर्डर भी खोल दिया है, तो तुम तो कहते थे ये कभी खोलेंगे नहीं। तो एक बात तो उसकी वो गलत साबित हुई। दूसरा क्या हुआ कि इसने कोर कमांडर्स की अपनी एक मीटिंग बुलाई और उसको कहा कि नाउ वी विल हैव टू फाइट राइट फ्रॉम द कच्छ टू जम्मू एंड कश्मीर बिकॉज इंडिया हैज ओपन द इंटरनेशनल बॉर्डर आल्सो। और उसने कहा मुझे तवक्को नहीं थी, मुझे इस बात की अपेक्षा नहीं थी कि एक हिंदू जो है वो इंटरनेशनल बॉर्डर खोल करके पाकिस्तान के साथ फुल फ्लेजेड युद्ध जो है वो करने की घोषणा करेगा। यह एक बात जो है एक चीज की तरफ इंगित करती है कि रॉन्ग नैरेटिव्स, जो रॉन्ग नैरेटिव्स हैं, ये पाकिस्तान हमेशा से शिकार हुआ है अपनी मिसकंसेप्शंस का। पाकिस्तान हमेशा से शिकार हुआ है एक गलत जो है वो बना लेता है, धारणा बना लेता है और धारणा के ऊपर चलता है। अब ये धारणा जो शास्त्री जी के प्रति उसने बनाई हुई थी कि 5.5 फुट का आदमी जो है
ये क्या युद्ध के लिए तैयार होगा? तो उसके वो जवाब मिला कि जब सेना लाहौर तक गई, जब यहाँ पर असल उत्तर के सेक्टर में जो खेमकरण हमारा सेक्टर है, उसमें हमने पैटेंट टैंकों का जो कब्रगाह बना दिया और उसकी गूंज सुनाई दी अमेरिका तक के, जो कहता था कि मैंने दुनिया का लेटेस्ट जो है वो टैंक बनाया है, उसकी कब्रगाह वहां बना दी गई। और हाजी पीर दर्रा हमने पाकिस्तान से उसका चीर लिया। तो ये, और पाकिस्तान और उसकी बेशर्मी देखिए उस देश की, कि आज भी 4 सितंबर को वो अपना जो है वहां पर विजय दिवस करके मनाया जाता है, जबकि 1965 का जो युद्ध था, वो युद्ध में जमीन जो है हमारे पास पाकिस्तान की ज्यादा, हमारी बहुत कम जमीन पाकिस्तान के पास में। अब जो उसमें कैजुअलिटीज होती हैं, जिनके जीत और हार युद्ध में जो उसका निर्धारण होता है, वो दो चीजों के ऊपर होता है कि कौन से देश के पास में किसकी भूमि है ज्यादा, और कौन से देश की जो है वो उसमें कैजुअलिटीज हुई है। पाकिस्तान के उस वक्त उनके रिकॉर्डेड जो डाटा है, उस हिसाब से हमारे से 2-3 गुना ज्यादा उनकी वहां पर मृत्यु हुई सैनिकों की, और उनकी बहुत ज्यादा जमीन हमारे पास थी। इसके बावजूद पाकिस्तान एक रॉन्ग नेरेटिव बनाता है कि 1965 का युद्ध उसने जीता था। अच्छा, अब उसके बाद में अंदर से तो उनको रियलाइज हो गया था ये बात कि भारत के साथ में अभी युद्ध करके कोई निर्णय जो है वो नहीं लिया जा सकता। और 1965 के बाद में 1970 आता है। ये एक ऐसा वाटरशेड ईयर था। अगर उस से कुछ सीख उस साल की घटनाओं से पाकिस्तान ले लेता, तो पाकिस्तान के साथ में जो आने वाले समय में होने वाला है उससे पाकिस्तान बच जाता, मगर उसने सीख ली नहीं। वो 1970 का साल था जो टू नेशन थ्योरी बनाई थी मोहम्मद अली जिन्ना ने, उस थ्योरी का जो है वो धज्जियां उड़ने का साल था 1970 में। क्योंकि इन्होंने कहा था कि जब पाकिस्तान का निर्माण होता है तो वो हम तो कहते थे कि भाई आप तो हमारी ही पूर्वज हमारे एक ही हैं, एक ही संस्कृति के लोग हो, आप क्यों मजहब के आधार के ऊपर अपने आप को अलग करते थे। लेकिन उन्होंने मजहब के आधार के ऊपर अपने आप को अलग किया। और पश्चिम पाकिस्तान, जिसमें 4 प्रांत थे, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस जिसको आज खैबर पख्तूनख्वा कहा जाता है, उसके साथ में पंजाब, बलूचिस्तान और सिंध, और पूर्वी पाकिस्तान में बंगाल। तो उन्होंने कहा था हमारी कोई भी भाषा, हमारी कोई भी संस्कृति रहने दो, लेकिन हम एक मजहब के लोग हैं, इसलिए हम एक कौम है, एक राष्ट्र है, एक नेशन है। तो इस आधार के ऊपर उन्होंने नेशन बनाई। 1970 में वहां पर आम चुनाव होते हैं, और पूर्वी पाकिस्तान जो आज बांग्लादेश है उसमें क्योंकि उनकी जनसंख्या ज्यादा थी, तो उनकी पार्टी अवामी लीग जो है वो उस वक्त चुनी जाती है, तो उनकी मेजोरिटी आती है। तो अब लीगली और कॉन्स्टिट्यूशनली वहां पर जो सरकार बननी चाहिए थी, दोनों पश्चिम और पूर्वी पाकिस्तान की जो संयुक्त सरकार थी, वो अवामी लीग की सरकार आनी चाहिए थी। उनके लीडर शेख मुजीबर रहमान है, वो प्रधानमंत्री बनने चाहिए थे। लेकिन जो टू नेशन थ्योरी के ताबूत के ऊपर कील ठोकते हुए जुल्फिकार अली भुट्टो ने कहा ये बंगाली क्या हमारा प्रधानमंत्री बनेगा। तो उस वक्त जिस मजहब के आधार के ऊपर इन्होंने पाकिस्तान का निर्माण किया था, वो थ्योरी समाप्त हो जाती है। उससे इनको बुद्धि आनी चाहिए थी, वो बुद्धि इन्होंने सीखी नहीं। बंगाली उस वक्त जो पूर्वी पाकिस्तान के थे, जो आज का बांग्लादेश है, वो कहते थे देखो हमने मजहब हमारा तब्दील हुआ है, हमने अपनी संस्कृति छोड़ी नहीं है, हमने हमारा जो पूर्वज है उनसे अपना नाता तोड़ा नहीं है। अगर नूरुल इस्लाम हमारे यहाँ पर आदरणीय है, तो उतने ही आदरणीय रविंद्रनाथ टैगोर भी हैं। आज भी वहां पर जो रविंद्र संगीत है वो वहां का एक राष्ट्रीय संगीत का दर्जा है उसके पास में। तो उन्होंने कहा हमारी महिलाएं हैं जो हम यहाँ पर बिंदी लगाती हैं, वो धर्म का प्रतीक नहीं है, मजहब का प्रतीक नहीं है, हमारी संस्कृति का प्रतीक है, हमारी भाषा। और बंगाली को इतना अपनी भाषा में गर्व। तो उन्होंने कहा कि आप कौन होते हो हमारे ऊपर उर्दू लादने वाले। ठीक है, उर्दू एक मीडियम है, हम आपके साथ में बातचीत करेंगे, पत्र व्यवहार करेंगे, उर्दू में करेंगे, लेकिन आप बोलोगे कि हम यहाँ बंगाली छोड़ दें और पूर्वी पाकिस्तान में जो है वो उर्दू लागू कर दी जाए, ये हमें बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। ये सारी बातें जब हो रही थी 1970 के चुनाव में, उनकी मेजोरिटी आ गई, जुल्फिकार अली भुट्टो ने माना नहीं, और उस समय वहां पर जो है आंतरिक जो है वो प्रोटेस्ट होने शुरू हुए।
और जो पूर्वी पाकिस्तान था उन्होंने कहना शुरू किया कि हमारा भी आपके साथ में जो है वो अस्तित्व, साथ में रहने का सवाल ही नहीं पैदा होता। आप हमारी मेजोरिटी को मानते नहीं हो, हमारी संस्कृति को मानते नहीं हो, हम यहाँ पर झूठ पैदा करते हैं, उससे रेवेन्यू हम पैदा करते हैं, खर्चा आप यहाँ नहीं करते, खर्चा आप पूरा वहां पर लाहौर कराची में करते हो, तो हमारा आपके साथ में रहना संभव नहीं है। और इंटरनल जो वहां पर रिवोल्ट शुरू हुआ वो 1971 के मार्च में आते आते तक पाकिस्तान ने उसको बड़ा जबरदस्त दबाया। और इसकी शुरुआत होती है ढाका यूनिवर्सिटी से, जब गोली चलती है और सैकड़ों विद्यार्थी मारे जाते हैं। और करते करते उन्होंने जब 16 दिसंबर 1971 आते आते तक, ये एक साल में उन्होंने लाखों निरपराध बंगालियों की हत्या की, हजारों लाखों महिलाओं का जो है वो शील भंग उन्होंने किया, करोड़ों अरबों की प्रॉपर्टी उन्होंने वहां पर जला डाली। और जो पाकिस्तान, पश्चिम पाकिस्तान से वहां पर जनरल भेजा गया टिक्का खां, जिसको बूचर ऑफ ढाका कहा जाता है, वो बूचर ने इतनी वहां पर जाकर के अपनी नृशंस काम किए। ये करते करते अब वहां पर जब उनके ऊपर इतने अत्याचार हो रहे हैं, स्वाभाविक है कि भारत की सीमा जो है उस वक्त के पूर्वी पाकिस्तान के साथ लगती थी, तो वहां से शरणार्थी आने शुरू हो जाते हैं भारत में, बहुत ज्यादा। ये शरणार्थी जब भारत में आते हैं, तो भारत तो उस वक्त डेवलपिंग नेशन था, हमारे पास आर्थिक ताकत इतनी ज्यादा नहीं थी कि हम 90 लाख शरणार्थियों का भरण पोषण कर सकें। लेकिन भारत ने अतिथि देवो भव की नीति पे चलते हुए किसी भी एक शरणार्थी को भूखे मरने नहीं दिया। और लेकिन वैश्विक रूप से उसमें हमारी जो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी, उन्होंने इस बात को पूरे विश्व तक लेकर गए कि देखिए ये कितना अमानवीय काम कर रहे हैं, वहां पर अत्याचार करते हैं, उससे बचने के लिए जो लोग हैं वो भारत में आ रहे हैं, तो इस समस्या का कोई समाधान किया जाए। तो उस वक्त फिर पाकिस्तान ने एक प्लान किया दिसंबर में कि हम एक अकस्मात हमला भारत पे करेंगे, और वो करते हुए हम जो है हमारी जो ताकत है, हमारी स्ट्रेटेजिक पावर कम होगी, और उसके बाद में भारत के ऊपर एक जो युद्ध होगा उसमें पाकिस्तान जीतेगा। और ये समस्या जो दोनों तीनों, एक तो कश्मीर का तो हमेशा उनका मसला रहता ही है, और साथ में बांग्लादेश की भी एक समस्या सॉल्व करेंगे। हम तैयार थे। 4 दिसंबर को उन्होंने जो उसकी रात को जब अटैक किया पूरे भारत के जो पश्चिमी और उत्तर क्षेत्र के जो हमारे हवाई अड्डे थे उनके ऊपर, पठानकोट पे, आदमपुर पे, अंबाला पे, ये सब पे किया, हम तैयार खड़े थे। और युद्ध शुरू होता है 12 दिन के भीतर, 4 दिसंबर को शुरू होता है, 16 दिसंबर तक हम अपने आप को ये गाजी कहने वाले जो, और हम क्या एक एक पाकिस्तानी 10-10 भारतीय सैनिकों के बराबर है, इस प्रकार की बकवास जो है अपने बच्चों को सिखाते हैं, अपनी किताबों में, उनके इतिहास की किताबों में ये बातें आती हैं। उनका जो बुरा हाल हुआ कि वहां पर 90,000 सैनिक ढाका में अपने घुटनों के ऊपर गिर गए हथियार छोड़ करके, और माफी, वो जिसको कहते हैं ना कि सरेंडर किया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में दुनिया का सबसे बड़ा जो आर्मी का सरेंडर वो हुआ, और एक स्वतंत्र राष्ट्र जो है वो पैदा हुआ बांग्लादेश के रूप में। बांग्लादेश का 16 दिसंबर 1971 को निर्माण होता है, और उसके बाद में 1972 आते आते जुल्फिकार अली भुट्टो, तब तक जो पाकिस्तान का प्रेसिडेंट था याहिया खान, उसको निकालकर उसने, क्योंकि हार गए थे, देश टूट गया था, बहुत बुरी तरह हार हुई थी, तो वो सारे का सारा उसका जो ठीकरा है वो इनके ऊपर फोड़ते हुए याहिया खान और जनरल नियाजी के ऊपर जुल्फिकार अली भुट्टो जो है वहां पर जो प्राइम मिनिस्टर बनता है। और भारत के साथ में ये आता है यहाँ शिमला समझौता के लिए। शिमला समझौता के समय एक बहुत बड़ी गलती जो हमारी उस वक्त मिसेज इंदिरा गांधी से हो गई, वो ये थी कि पाकिस्तान के 90,000 सैनिक जिन्होंने सरेंडर किया था वो हमारे कब्जे में थे। हम चाहते तो कश्मीर समस्या हमेशा के लिए खत्म करवा सकते थे। उस वक्त हम बोल सकते थे कि भाई इसका लीगली जो कश्मीर है वो भारत का एक अविभाज्य अंग है और उसको पाकिस्तान को एक्सेप्ट करना पड़ेगा।
लेकिन मिसेस गांधी भुट्टो की बातों में आ गई, और ये आदमी जब 1972 में शिमला समझौता करके जाता है यहाँ से, वापस जाकर के अपनी किसी बात पे खरा नहीं रहता, और वहां जाकर के एक स्टेटमेंट देता है कि 1000 साल तक भी हमको अगर घास खानी पड़ेगी हम खाएंगे, लेकिन हम एटम बम जरूर बनाएंगे। और इसका वहां पर प्रोग्राम जो है वो शुरू हो जाता है। पाकिस्तान के एटम बम का भुट्टो को अगर फादर ऑफ द बम कहा जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति होगी नहीं। ये लोग एक कॉन्स्पिरेसी रचते हैं। AQ खान करके एक इनके मेटलर्जिस्ट थे, वो कोई न्यूक्लियर साइंटिस्ट नहीं था, उसको यहाँ से प्लांट किया जाता है हॉलैंड की एक लैब में ISI द्वारा। वो हॉलैंड की लैब में काम करते करते वहां से ब्लूप्रिंट चोरी करता है सेंट्रीफ्यूगल सिस्टम के, और वहां से पाकिस्तान आता है, और दुनिया भर से इधर उधर से चोरी का सामान इकट्ठा करते हुए, और चाइना इनकी पूरी हेल्प करता है, और पाकिस्तान उसमें अपना एक न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू करता है कहूटा में। और उस वक्त 1977 में जब पाकिस्तान का ये सारा न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो अपनी इनफेंसी में होता है, बढ़ रहा होता है, भारत के पास में मौका था कि ये जो मुसीबत हमारे गले में पड़ने जा रही थी उसको हम उसी वक्त समाप्त कर सकते थे। मुरारजी भाई देसाई जो भारत के प्रधानमंत्री थे, ये इनकी अपनी कुछ इंडिविजुअल मान्यताएं थी। तो जो स्टेट्समैन होते हैं वो अपनी चाहत और अपनी जो उनकी खुद की प्रेफरेंसेस होती हैं उनको देशों पे लादते नहीं है, लेकिन वो एक ऐसा व्यक्ति था कि जो हर चीज जो उसको पसंद थी या ना पसंद थी उसी चीज को देश के ऊपर वो लागू करता था। उसको इस बात को जो है वो सपोर्ट नहीं करता था कि हर देश की अपनी एक आवश्यकता होती है, इंटरनल इंटेलिजेंस भी है, एक्सटर्नल इंटेलिजेंस भी है, और हमको तैयार भी रहना पड़ता है दूसरे देशों की जो है वो नीयत को और उनकी तैयारियों को देख करके। तो रिसर्च एनालिसिस विंग जो उस वक्त नया नया अपना बना था, और उसको रिसर्च एनालिसिस विंग पाकिस्तान की पूरी जो सूचनाएं थी वो भारत के पास पहुंचा करती थी, लेकिन मुरारजी देसाई ने RNAW को इतना वीक कर दिया, उनका बजट इतना काट के रख दिया उन्होंने कि, और उसके अलावा जब उनके पास में सूचना आती है कि हमारे जो पाकिस्तान के अंदर एजेंट थे उन्होंने बताया कि कहूटा लैब के अंदर ये यूरेनियम जो है उसको ये रिफाइन कर रहे हैं, तो वो जो था वेपन ग्रेड था, और उसके लिए इन्होंने बजाय इसके कि कोई एक्शन लिया जाए, इसराइल भी इंटरेस्टेड था भारत के साथ मिलकर के एक्शन लेने में, अगर उस वक्त ले लिया होता तो आज इतनी बड़ी मुसीबत हमारे सामने खड़ी नहीं होती। इन्होंने उस वक्त जिया उल हक को बता भी दिया कि देखिए हमें पता है आप न्यूक्लियर प्रोग्राम आपका चल रहा है। तो उसने तो अंदर से वो मिलिट्री डिक्टेटर था, उसने जितने भी उस वक्त उसको पता लगा कि भारत के कुछ जो हमारे वहां पर असेट्स हैं उसको उसने एलिमिनेट कर दिया। तो इस व्यक्ति ने इतना बड़ा ब्लंडर कर दिया, एक तो उनको बताकर, और दूसरा कभी भी राह के पास में बजट की बात आती थी ये बजट काट करके रख देता था। और उसका परिणाम क्या हुआ कि 1977 से लेकर के 1979 तक, चरण सिंह के आने तक ये आदमी प्रधानमंत्री था, जितना हमारी एक्सटर्नल इंटेलिजेंस का बेड़ागर कर सकता था इसने कर दिया। और उसका फायदा वहां पर ISI ले रही थी पाकिस्तान में, तो हम कमजोर पड़ गए तो उनकी जासूसी संस्था जो है ताकतवर होती गई। तो उन्होंने 1978-79 के आते आते तक उन्होंने बांग्लादेश का बदला लेने के लिए हमारे पंजाब के भीतर उन्होंने आतंकवाद के बीज बो दिए। 1980 का जो दशक था 1992 तक, ये 10-12 साल पंजाब में इतनी विभीषिका सही है, ये सारी की सारी जो है ये पाकिस्तान वहां पर करवा रहा था, और पूरे हथियार, पूरा जो भी पैसा, पूरी ट्रेनिंग जो है वो वहां पर प्रोवाइड कर रहा था पंजाब में। और उसके साथ साथ एक और पैरेलल काम होता है। 1979 में अफगानिस्तान में आ जाता है USSR, और USSR के साथ में तो पूरे वेस्ट की नेटो कंट्रीज की तो एक जन्मजात उस वक्त दुश्मनी थी, कोल्ड वॉर चल रहा था, और उनको ये लगा कि अब अफगानिस्तान में आके बैठ गया है तो वहां से तो ये जो अरेबियन सी के जो वार्म वाटर्स हैं, क्योंकि वो हमेशा से USSR, उससे पहले रशिया
और जार के समय से उनका एक स्वप्न रहा है, क्योंकि उनकी जितनी बंदरगाहें रशिया की थी, वो उनमें से ऑल सीजन बंदरगाह कोई भी नहीं थी। तो उनको था कि हमें ऑल सीजन बंदरगाह चाहिए, अरेबियन सी में हमें ओपनिंग चाहिए, और आजू बाजू में जो मिडल ईस्ट वगैरह है वहां से हम व्यापार कर सकें। तो उस सारी बात को निरस्त करने के लिए पाकिस्तान को उन्होंने जो वेस्ट था उसने इतनी ज्यादा सपोर्ट भी दी, हर प्रकार की, जिसमें मटेरियल सपोर्ट भी थी, पैसे की सपोर्ट भी थी, और मुजाहिदीन उनसे तैयार करवाए पाकिस्तान से, जो अफगानिस्तान में जाकर के यूएसएसआर के आर्मी के साथ में लड़ते रहे थे। तो 1979 से लेकर 1999 तक, सोवियत विड्रॉवल तक, ये 10 साल तक पाकिस्तान ने इतना ज्यादा फायदा उठाया वेस्ट की इस नेग्लिजेंस का, कि उन्होंने ना केवल अपना उस वक्त जो उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम था वो पूरा डेवलप किया, उन्होंने डिलीवरी मैकेनिज्म भी जो है अपना पूरे का पूरा उस समय डेवलप किया, उन्होंने अपना जो न्यूक्लियर प्रोग्राम के ब्लूप्रिंट्स थे रिएक्टर्स के, वो उन्होंने नॉर्थ कोरिया को दिए, और नॉर्थ कोरिया से उन्होंने जो मिसाइल्स हैं वो टेक्नोलॉजी उन्होंने ली। एक पुस्तक है गुड बाय शहजादी करके, श्याम भाटिया एक ऑथर उन्होंने लिखी थी, ये थी बेनजीर भुट्टो के ऊपर। बेनजीर भुट्टो और श्याम भाटिया दोनों जो थे वो यूके में क्लास फेलो थे। तो जब बेनजीर भुट्टो पावर में नहीं थी, दुबई में थी, तो उसने श्याम ने उसका इंटरव्यू किया और एक किताब लिखी। उसमें बेनजीर ने क्लियर कट मेंशन किया है, वो कहती है कि मैंने यहाँ से जब हमारा जो न्यूक्लियर जो पूरा ब्लूप्रिंट से उसकी सीडी, कहती है मैं जब नॉर्थ कोरिया विजिट की मैं लेकर गई थी, और वहां से मैं ब्लूप्रिंट है वो लेकर आई। तो ये सारे का सारा जो काम हुआ है, ये 1979 के बाद में पाकिस्तान ने किया, क्योंकि वेस्ट जो है वो उसने जो एक किस्म का मॉन्स्टर क्रिएट कर रहा था, वो उसकी तरफ से उन्होंने आंखें अपनी बंद करनी थी। एक भारत के साथ में तो इनकी जन्मजात दुश्मनी है ही है, वो दुश्मनी करते हुए इनका अपना कितना भी बेड़ा गर्क पाकिस्तान का हो जाएगा, उससे उनको कोई लेना देना नहीं है। अपनी इकोनॉमी उन्होंने खराब कर ली है, लेकिन एक न्यूजेंस वैल्यू जो है वो उन्होंने अपनी क्रिएट करके रखी हुई है। जितने भी आतंकवादी घटनाएं भारत में हुई हैं, उनका सिरा किसी ना किसी रूप से पाकिस्तान में जुड़ता ही है जाकर के। कश्मीर की जितनी घटनाएं हैं उसमें सब में हम देखते हैं कि पाकिस्तान से ही या तो आतंकवादी आते हैं या वहां से हथियार दिए जाते हैं। पंजाब की मैंने बताई 10 साल तक पूरा वहां पर जो आतंकवाद का दौर चला वो पाकिस्तान ने ही सपोर्ट किया था। बाहर भी अगर भारत के पार्लियामेंट पे हमला होता है तो जो आदमी जो वहाँ के आतंकवादी आते हैं वो पाकिस्तानी हैं ये साबित हो जाता है। 26/11 का मुंबई में अटैक होता है तो सब के सब जो हैं वो पाकिस्तानी हैं, वो पता चल जाता है। अक्षरधाम के ऊपर जो अटैक होता है वो भी पाकिस्तानी जो लोग हैं वो करने आते हैं। अब बीच में जब उरी कैंप के ऊपर हुआ, उसके बाद में पुलवामा, तो हर चीज के ऊपर जो जिसका फुटप्रिंट्स है आतंकवाद के, वो पाकिस्तान में चाहते हैं। हमको आने वाले समय में पाकिस्तान का जो स्टेटस है वो कैसा दुनिया में, इसका रोल क्या रहेगा, विज विज अफगानिस्तान में जो नई डेवलपमेंट्स हुई हैं वो कैसे चलेगा, चाइना के साथ इसके संबंध कैसे हैं वो कैसे चलेंगे, और एक जो नवा ब्लॉक बनने जा रहा है या लगभग इस वक्त इन्फेंसी में है, टर्की, पाकिस्तान, चाइना, रशिया, इसकी भूमिका आने वाले समय में कैसे रहेगी, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। और तब तक के लिए आपसे आज्ञा, धन्यवाद।